So in our last class, we were doing depression produced in cantilever. तो हमने उसका फर्स्ट केस डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको दो पार्ट्स में रीड करेंगे। जो हमने केस डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि भी कैंटिलीवर का जो खुद का वेट है वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है। अब जो सेकंड केस है उसमें हम मानेंगे कि जो हमारा कैंटिलीवर है उसका खुद का वेट भी इफेक्टिव है और उसके खुद के वेट की वजह से भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस केस में हम डेरिवेशन किस तरह से करते हैं, तो जो हमने पिछली क्लास में आपका जो चीजें डिस्कस कर ली थी उसके अलावा जो इसके अंदर न्यू पार्ट है हम सिर्फ वही चीज यहाँ पे लिखेंगे और डिप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सारी डिटेल्स रीड करने की बजाय हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमने वैल्यू लिखी थी आपकी एक्सटर्नल बैंडिंग मोमेंट की, तो उस एक्सटर्नल बैंडिंग मोमेंट में अब दो टर्म्स हमारे पास होंगी। एक तो किसकी वजह से, जो एक्सटर्नल लोड हमने अप्लाई कर रखा है बीम पर फ्री हैंड पे, तो W कैपिटल W हमने वेट अप्लाई कर रखा था बीम के एंड पे, तो एक तो इसकी वजह से वैल्यू होगी एक्सटर्नल बैंडिंग मोमेंट की, जिस भी डिस्टेंस के ऊपर जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वो फोर्स हमने लगा रखा होगा। और दूसरा इस बीम का जो खुद का वेट है, इसका खुद का सेल्फ वेट, उस वेट की वजह से जो भी इसके अंदर डिप्रेशन होगा या उस वेट ही उस फोर्स की वजह से इसमें जो भी बैंडिंग मोमेंट जनरेट होगा एक्सटर्नल बैंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू भी हमें साइमल्टेनियसली लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब बिल्कुल उसी तरह से आपने मानना है कि कोई भी आपने जो क्लैंप एंड है उस एंड से एक्स डिस्टेंस पे ये हमने कोई सेक्शन कंसीडर कर लिया है इस बीम का, और इस सेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हम एक्सटर्नल बैंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख रहे थे। तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर था आपका ये जो भी था पोर्शन, और L माइनस एक्स आपकी रिमेनिंग लेंथ बच गई थी। तो हमने कहा था कि x डिस्टेंस तक बीम की जो भी लेंथ है उसकी वजह से या फिर उसमें किसी भी तरीके का चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। तो इन सिमिलर मैनर हम अभी भी वही चीज यूज करेंगे कि जितना पोर्शन हमारा इन इफेक्टिव है डिप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए या फिर नेग्लिजिबल डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बीम का जो वेट है वो वेट भी हम उसी पोर्शन का मानेंगे जो कि आपने कहा है कि इफेक्टिव है। एक्स कहीं भी हो सकता है, जैसे एक आर्बिट्री लाइन देखो मैंने दूसरी भी यहाँ पे ड्रॉ की है हमारी, तो एक्स यहाँ भी हो सकता था, ए सेक्शन हम यहाँ भी ले सकते थे, तो ये एक्स हो जाता, रिमेनिंग हमारा एल माइनस एक्स हो जाता। सेंटर भी मान सकते हैं या इस पॉइंट पे भी मान सकते हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं इस पूरी की पूरी लेंथ के अलोंग इस आर्बिट्रेरी सेक्शन को। ठीक है। और ये जो एरोज यहाँ पे दिखा रखी हैं ये आपकी सिंपल किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हम जो भी बात हमने की थी कि भाई जो एंड कन्वेक्स होता है कनकेव होता है उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है और दूसरे में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस होती है, तो ये सिर्फ उसी चीज को जो भी फोर्सेस आपके वर्क कर रहे हैं ना इंटरनल फोर्सेस इस बीम के अंदर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो x तक जो डिस्टेंस है इस बीम की उसकी वजह से जो भी वेट होगा उसे हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ इफेक्टिव वेट यहाँ पे लेके चलेंगे। इफेक्टिव वेट आपका कौन सा है, L माइनस एक्स, ये A से लेके B तक जो लेंथ है बीम की इसका जो वेट होगा उसकी वजह से एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपने लिखनी है। एक तो वेट W की वजह से और दूसरी L माइनस एक्स डिस्टेंस की जो बीम है उसकी वजह से आपने वैल्यू लिखनी है। तो इन दिस केस बिसाइड्स द लोड अप्लाइड capital W at the free end, the weight of portion L minus X of the cantilever is also acting at the midpoint or center of the mass of this portion. कोई भी मास होता है हमारा, सेंटर ऑफ मास हम कहाँ लेते हैं उसका, जैसे ये किस तरह की ऑब्जेक्ट है हमारी, रेक्टेंगुलर शेप की ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा वो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास है। और वेट कहाँ पे एक्ट करता है आपका, सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करता है। तो ये ए बी पोर्शन है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये जहाँ पे आपको रेड डॉट दिखाई दे रही है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम दिखाएंगे इसका जो भी वेट होगा, वेट हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है।
तो L माइनस एक्स पोर्शन का जो भी वेट होगा वो भी इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है डिप्रेशन प्रोड्यूस करने में। तो उस वेट को लिखने के लिए पूरा का पूरा वेट तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि W1 है इस पूरी बीम का वेट, और उस W1 को पूरा कंसीडर करने की बजाय हम सिर्फ उसका एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक पैरामीटर यहाँ पे आपका कंसीडर कर लिया, स्मॉल w। इफ स्मॉल w बी द वेट ऑफ कैंटिलीवर बीम पर यूनिट लेंथ, एक हमने फैक्टर माना है वेट पर यूनिट लेंथ, देन अ वेट W इंटू एल माइनस एक्स, जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है, अगर आपको उसका वेट लिखना है तो आप इस फैक्टर को उस रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, वेट ऑफ दैट पोर्शन। तो L माइनस एक्स का जो आपका पोर्शन है बीम का, इसका वेट क्या हो गया आपका, स्मॉल w इंटू एल माइनस एक्स। ये है हमारा वेट पर यूनिट लेंथ और ये रिक्वायर्ड लेंथ है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म क्या कहलाएगी अब आपकी, वेट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ L माइनस एक्स पोर्शन, सिर्फ L माइनस एक्स पोर्शन का वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा, मतलब कि L माइनस एक्स डिस्टेंस के सेंटर में एक्ट करेगा। तो ये जो भी आपकी एक्सिस है, जो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ए सेक्शन से पास हो रही है, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा ये आपका L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एट मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी। तो L माइनस एक्स डिस्टेंस के ऊपर स्मॉल w इंटू एल माइनस एक्स, ये वेट आपका अप्लाई हो रखा है, और दूसरा कैपिटल W वेट है जो कि L माइनस एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो टोटल मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल बेंडिंग कपल विल बी क्या बनेंगी, तो जो हमारी पहली टर्म थी वो तो बिल्कुल एज सच है आपकी, कैपिटल W इंटू एल माइनस एक्स प्लस स्मॉल w इंटू एल माइनस एक्स, ये आपका वेट है बीम का, और कितने डिस्टेंस पे है वो एक्सिस से, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो आपने वेट लिखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया, तो ये फैक्टर यहाँ पे और ऐड हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके अलावा। तो कैपिटल W इंटू एल माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इंटरनल बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे यूज करोगे। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू external bending moment. तो YIG divided by R is equal to capital W into L minus X plus small w into L minus X का square divided by 2, ठीक है। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आप यहाँ चाहें तो आप दोबारा से रिपीट करके वो चीज लिख भी सकते हैं कि हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन की हेल्प से 1/r की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, और 1/r क्या होता है आपका, d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर है, तो वो हमने लिख लिया। बाकी की जो टर्म थी वो हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए, 1 डिवाइडेड बाई YIG, ये टर्म हमने लिख लिया आपकी, और इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन ए, ठीक है। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व किया था, पहले हमारे पास एक टर्म थी, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स के साथ अब इसको आपने सॉल्व करना है फॉर रिजल्टेंट डिप्रेशन। तो 2 टाइम्स हमने इसको इंटीग्रेट किया था, तो हमने जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया था तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी, फर्स्ट टर्म आपकी बिल्कुल उसी तरह से लिख लिया आपने, सेकंड टर्म को पहले आपने उसको ओपन कर लिया L माइनस एक्स को, एल स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 2LX, और उसके बाद में उसको हमने इस तरह से लिख लेना है। तो उसको इंटीग्रेशन कर दोगे, प्लस में C1 क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एट क्लैम्प्ड एंड जब x की वैल्यू 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी क्या होगा या डिप्रेशन, वो भी 0 होगा, और C1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आपकी 0 आ जाएगी। तो हम C1 को 0 पुट कर देंगे, तो dy by dx कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब इसके बाद हमने क्या करना है आपका, अगेन इसको फिर से इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि dy by dx नहीं, हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, कितना डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसको फिर से एक बार से आप इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, x क्यूब बाई 6, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, x रेज़ टू पावर 4 बाई 12, एल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, आई थिंक ये 2 मैंने यहाँ पे
गलती से लिख दिया है आपका। यहाँ 2LX होता है ना, तो 2LX से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगी शेयर करने से पहले। और यहाँ पे जब इसको अगेन आप इंटीग्रेट करोगे तो LX क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आपके पास यहाँ रहेगा, और प्लस फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस C2 की वैल्यू भी अगेन आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आप क्या यूज करोगे कि एट क्लैम्प्ड एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है, उस सिचुएशन में C2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। और y की वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू आई है, यही क्या कहलाएगी आपकी डिप्रेशन कहलाएगी। और फ्री एंड पे डिप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और फ्री एंड पे x की वैल्यू किसके बराबर होती है, l के बराबर होती है, होल लेंथ के बराबर। तो वहां पे जो डिप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा की हेल्प से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, l पुट कर दोगे, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे। तो l क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी l क्यूब आएगा, l क्यूब डिवाइडेड बाई 6, ये हमने पहले भी सॉल्व किया था आपका। अब यहाँ पे इसको l रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे l रेज़्ड टू पावर 4 बाई 12 माइनस l रेज़्ड टू पावर 4 बाई 3। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, जो भी ब्रैकेट में है आपकी टर्म्स। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म सॉल्व करने के बाद वी विल हैव कैपिटल W L क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और जब इस सेकेंड टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास स्मॉल w इंटू L रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए जो आपकी ये पूरा टर्म है, यहाँ से हमने L क्यूब बाई 3 को कॉमन निकाल दिया है, तो L क्यूब बाई 3 यहाँ लिख दिया है। 3 यहाँ पे नहीं था, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 को एज सच ऐसा कैसा लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे जो एक L रिमेनिंग रह जाएगा क्यूब के बाद, स्मॉल w इंटू लेंथ L, ये क्या था, वेट पर यूनिट लेंथ था, और L से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको कंप्लीट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीम के वेट को। तो कैपिटल W1 अगर बीम का वेट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ इंटू रिक्वायर्ड लेंथ। रिक्वायर्ड लेंथ क्या है हमारी, स्मॉल l के बराबर थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बीम लिख सकते हैं। तो जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन क्या आ गई आपके पास, जो आपने एक्सटर्नली वेट अप्लाई किया था वो प्लस में 3/8 ऑफ वेट ऑफ बीम इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 3YIG। IG आपको पता है क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कैपिटल Y यंग्स मॉडुलस है मटेरियल ऑफ बीम का, जो भी बीम हमने यूज की है। तो जब हमने पहले सॉल्व किया था उसमें ये नहीं था, 3/8 ऑफ W1। तो अब जो भी एक्सटर्नल वेट था, उस एक्सटर्नल वेट के विद रिस्पेक्ट टू जो भी डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था, इस केस में ऐसा लग रहा है कि जो डिप्रेशन की वैल्यू है वो इस अमाउंट से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो स्मॉल अमाउंट से इंक्रीमेंट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम बीम का वेट भी कंसीडर करके चलते हैं उस केस में। अदरवाइज और कुछ ज्यादा इसके अंदर चेंजेस हमने ऑब्जर्व नहीं किए। और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर बीम है, उस पर्टिकुलर केस में जो डिप्रेशन की वैल्यू होगी, वहां पे हम IG की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी, और ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन होगी, डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ कैंटिलीवर व्हेन इट्स own weight is also effective. So the beam now behaves as though it is loaded at free end with a weight W plus 3/8 of the weight of beam, sorry। तो ये सिर्फ इसी तरह से अपियर हो रहा है कि हमने W के बजाय W प्लस 3/8 ऑफ W1 के बराबर वेट अप्लाई कर दिया हो फ्री एंड पे, तो बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है। तो ये फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, जो हमने आज डिराइव किया है ये भी पता होना चाहिए। ये सब चीजें न्यूमेरिकल्स में यूज आती हैं, और वैसे आपके जो भी आप 4 केसेस करोगे डिफरेंट डिफरेंट, वो चारों ही केसेस इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेकेंड केस था कैंटिलीवर का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चीज होगी आपके पास, कोई बीम होगी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, जिसको एंड्स के ऊपर हमने फिक्स कर दिया है, मतलब दोनों एंड्स फिक्स,
और सेंटर में उसको हमने क्या अप्लाई किया है, वेट अप्लाई किया है।